सोचिए क्या हो अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसने हजारों साल तक राज किया हो, अंदर से बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ हो। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जो अमर था लेकिन अपने दुख पर कभी जीत हासिल नहीं कर सका, और एक ऐसे बेटे की जिसके सामने एक बहुत ही सीधा साधा चुनाव था। क्या? या तो अपने पिता की हिंसक परछाई बन जाओ या फिर उस विरासत को हमेशा के लिए बदल दो। तो आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, ये पहचान की, परिवार की और पीढ़ियों से जो एक दर्द का चक्र चलता आ रहा है, उसे तोड़ने की एक, आप कह सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक गाथा है। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें शांग-ची और उसके पिता अमर योद्धा शू वेनवू की पूरी जिंदगी के उतार चढ़ाव दिखाते हैं। तो चलिए इस जटिल रिश्ते और उसकी विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। सदियों पहले एक योद्धा शू वेनवू को 10 रहस्यमय अंगूठियां मिलती हैं। और ये कोई मामूली गहने नहीं है, ये उसे असीम शक्ति देती हैं, अमरता का वरदान देती हैं। मतलब वो अचानक इतिहास के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक बन जाता है। बिल्कुल, और इस शक्ति के साथ वो 10 रिंग्स नाम का एक गुप्त संगठन बनाता है। ये संगठन मतलब पर्दे के पीछे से काम करता है, सरकारें गिराता है, साम्राज्यों का भविष्य तय करता है। हजारों साल तक। हाँ, हजारों साल तक वेनवू इतिहास की कहानी लिख रहा था। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसे समझना जरूरी है। जब आप हमेशा के लिए जीते हैं तो समय का मतलब ही खत्म हो जाता है। सही बात है। जीत, दौलत, शक्ति, सब कुछ दोहराव जैसा लगने लगता है। 1000 साल जीने का मतलब है 1000 साल का अकेलापन। ये सोचना भी कितना अजीब है। एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो अंदर से खोखला है। उसकी जिंदगी एक अंतहीन बेमतलब चक्र बन चुकी थी। बिल्कुल। पर फिर 1996 में कुछ ऐसा होता है जो उस 1000 साल के ठहराव को तोड़ देता है। हाँ, वो तालो नाम के एक पौराणिक छिपे हुए गांव की तलाश में निकलता है। उसे लगता है कि वहां भी कोई शक्ति है जिसे वो हासिल कर सकता है। लेकिन वहां उसकी मुलाकात शक्ति से नहीं होती। नहीं, वहां उसकी मुलाकात होती है संतुलन से, गांव की संरक्षक यिंग ली से। और उनके बीच जो लड़ाई होती है, मतलब वो कमाल की है। वो सिर्फ मारधाड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दो दर्शनों का टकराव है। वेनवू की जो शैली है वो सीधी, आक्रामक है, शक्ति पर आधारित। उसकी हर हरकत में नियंत्रण और हावी होने की इच्छा दिखती है। हाँ। और उनकी लड़ाई की कोरियोग्राफी शानदार है। वो सीधे सीधे क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन जैसी wuxia फिल्मों से प्रेरित लगती है। वेनवू की शैली में हुंगार मार्शल आर्ट की कठोरता है, जबकि यिंग ली की शैली वो ताइची की तरह है, कोमल, प्रवाहमय लेकिन शक्तिशाली। बिल्कुल। वो वेनवू की शक्ति को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करती है। वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि दो दर्शनों का एक नृत्य है। और नतीजा, हजारों सालों में पहली बार वेनवू हार जाता है, लेकिन वो हार कर भी खुश होता है। शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि असली ताकत हावी होने में नहीं बल्कि संतुलन में है। और ये बात उसकी दुनिया को पूरी तरह से बदल देती है। हाँ, उसे यिंग ली से प्यार हो जाता है और वो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसने 1000 सालों में नहीं लिया था। वो शक्ति पर प्रेम को चुनता है, अपनी 10 अंगूठियां उतार देता है और एक साधारण इंसान की तरह परिवार शुरू करता है। उनके 2 बच्चे होते हैं, शांग-ची और शियालिंग। कुछ सालों के लिए वो एक विजेता नहीं, सिर्फ एक पिता और पति होता है। तो वेनवू ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को छोड़कर एक परिवार चुना। पर क्या इतने लंबे और हिंसक अतीत वाला कोई इंसान सच में शांति से जी सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही उसकी कहानी का सबसे बड़ा दुख है। अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, वेनवू के पुराने दुश्मन जिन्हें उसने सालों पहले हराया था, वो बदला लेने के लिए लौटते हैं। और यिंग ली अपने बच्चों को बचाते हुए मारी जाती है। इस एक घटना ने वेनवू को अंदर से पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। ये एक इमोशनल भूचाल था। देखिए, जब दुख को सही रास्ता नहीं मिलता तो वो नियंत्रण की शक्ल ले लेता है। उसका जो प्यार यिंग ली के लिए था वो अब एक बेइंतहा गुस्से और लाचारी में बदल जाता है। और वो फिर से अंगूठियां पहन लेता है। हाँ, और अपनी पत्नी के हत्यारों से क्रूरता से बदला लेता है, लेकिन ये बदला उसे शांति नहीं देता। अब वो दुनिया पर विजय पाने के लिए नहीं लड़ रहा, अब वो अपने अंदर के दर्द को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। और इसका सबसे भयानक असर पड़ता है उसके बच्चों पर, खासकर उसके बेटे शांग-ची पर। यहाँ वेनवू एक क्लासिक ट्रैजिक आर्क का पालन कर रहा है।
वो अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, इसलिए वो अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जिसमें उसका बेटा भी शामिल है। अच्छा। मनोविज्ञान में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं, जहां वो अपने अंदर की कमजोरी और दर्द को शांग-ची पर एक हथियार के रूप में थोप रहा है। 7 साल की उम्र से शांग-ची को एक हत्यारा बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये पिता का प्यार नहीं था? नहीं, ये एक हथियार का निर्माण था। कोई बचपन नहीं, कोई नरमी नहीं, सिर्फ कठोर अनुशासन और हिंसा। और उसकी बेटी शियालिंग के साथ क्या होता है? उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि वेनवू की नजर में एक लड़की योद्धा नहीं बन सकती। तो ये एक ही सदमे पर दो अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हैं। बिल्कुल। शैंग-ची ने दर्द को अपने अंदर समा लिया और पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की। वहीं शियालिंग ने उपेक्षा का विरोध किया। उसे ट्रेनिंग से दूर रखा गया तो उसने छिपकर खुद को प्रशिक्षित किया और अपने पिता के खिलाफ एक गुस्सा पाल लिया। कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब 14 साल की उम्र में शैंग-ची को अपनी मां के हत्यारे को मारने के लिए भेजा जाता है और वो सफल भी होता है। पर जब वो उस आदमी को मार देता है तो उसे जीत का एहसास नहीं होता। नहीं, उसे सिर्फ अपराध बोध होता है। उसे आईने में अपने पिता का चेहरा नजर आता है। उसे एहसास होता है कि वो वही बन रहा है जिससे उसकी माँ उसे बचाना चाहती थी, और इसी डर से वो सब कुछ छोड़कर भाग जाता है। अपना नाम, अपना परिवार, अपना अतीत, सब कुछ पीछे छोड़कर वो अमेरिका चला जाता है। सैन फ्रांसिस्को में वो शॉन बनकर एक साधारण जिंदगी जीने लगता है। अपनी दोस्त केटी के साथ वायलेट पार्किंग का काम करता है, कराओके गाता है। वो जानबूझकर किसी भी तरह की महत्वाकांक्षा से बचता है, क्योंकि महत्वाकांक्षा उसे उसकी विरासत की याद दिलाती है। और विरासत उसे उसके पिता के। बिल्कुल। लेकिन आप अपने अतीत से भाग नहीं सकते, खासकर जब आपका अतीत इतना शक्तिशाली हो। एक दिन 10 रिंग्स के हत्यारे उस पर एक चलती बस में हमला कर देते हैं और अचानक 10 साल से सोया हुआ शांग-ची जाग जाता है। मुझे वो बस वाला लड़ाई का सीन हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। मतलब सालों तक एक साधारण जिंदगी जीने के बाद भी वो इतनी सटीकता से कैसे लड़ पाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये दिखाता है कि उसका प्रशिक्षण सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो उसकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो लड़ता कैसे है। वो गुस्से या क्रूरता से नहीं लड़ता। उसकी पहली प्राथमिकता बस में मौजूद आम नागरिकों को बचाना है। यह उसके पिता की विरासत और उसकी अपनी नैतिकता के बीच का पहला साफ संघर्ष है। मतलब उसके पास अपने पिता का कौशल तो है, लेकिन उसकी क्रूरता नहीं। उसमें उसकी मां की करुणा अभी भी जिंदा है। नहीं, वो गोल्डन डैगर्स नाम के एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब की मालिक है। उसने अपना साम्राज्य खुद बनाया है। और वो शांग-ची से सख्त नाराज है। हाँ, क्योंकि जब उसे अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसे छोड़कर चला गया था। बिल्कुल। और इससे पहले कि भाई बहन अपने मतभेद सुलझा पाते, वेनवू अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है और अपने दोनों बच्चों को पकड़ लेता है। यहीं पर कहानी का सबसे दुखद और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल मोड़ आता है ना? हाँ, वेनवू बताता है कि उसे अपनी पत्नी यिंग ली की आवाज सुनाई देती है। उसे पूरा विश्वास है कि यिंग ली मरी नहीं है, बल्कि तालों के एक जादुई गेट के पीछे कैद है और उसे बुला रही है। यस, ये दुख का सबसे खतरनाक रूप है। हाँ, वेनवू दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, लेकिन वो अपनी पत्नी को बचाने में शक्तिहीन था। इस लाचारी को स्वीकार करने के बजाय उसके दिमाग ने एक ऐसी कहानी बना ली है जहां वो उसे बचा सकता है। तो मतलब ये सब एक धोखा है? एक बहुत बड़ा धोखा। असल में वेनवू को ड्वेलर इन डार्कनेस नाम का एक प्राचीन आत्मा खाने वाला राक्षस धोखा दे रहा है। वो राक्षस सदियों से उस गेट के पीछे कैद है और यिंग ली की आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, ताकि वेनवू को उकसा सके, गेट तोड़वा सके और आजाद हो जाए। दुख इंसान को ऐसी नामुमकिन चीजों पर भी विश्वास करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उम्मीद चाहे झूठी ही क्यों ना हो, सच की कड़वाहट से ज्यादा आसान लगती है। शांग-ची, शियालिंग और केटी किसी तरह वहां से बचकर तालो पहुंचते हैं। वहां उन्हें यिंग ली की बहन से असली खतरे का पता चलता है और फिर शुरू होता है अंतिम युद्ध। वेनवू अपने दुख और धोखे में अंधा होकर अपनी पूरी सेना के साथ तालों पर हमला कर देता है। और इस युद्ध के केंद्र में है पिता और पुत्र का टकराव। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। वेनवू नियंत्रण का प्रतीक है। वो अतीत को, अपने दुख को, अपनी पत्नी की याद को जबरदस्ती पकड़ कर रखना चाहता है। जबकि शांग-ची स्वीकृति का प्रतीक है। वो जानता है कि उसे आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। शुरुआत में वेनवू भारी पड़ता है।
उसकी शक्ति और 1000 साल का अनुभव शांग-ची पर हावी हो जाता है। लेकिन फिर शांग-ची को अपनी माँ की सीख याद आती है, संतुलन, प्रवाह, शांति। वो अपने पिता की तरह लड़ना बंद कर देता है और अपनी तरह लड़ना शुरू करता है। हाँ, वो अंगूठियों की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके साथ एक हो जाता है। वो हवा और पानी की तरह लड़ता है, और जब वेनवू आखिरकार गेट तोड़ देता है और वो भयानक राक्षस बाहर आ जाता है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसने 1000 साल दुनिया को नियंत्रित किया, लेकिन वो अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर सका और उसी धोखे ने उसे धोखा दे दिया। और कहानी के सबसे मार्मिक पल में, जब राक्षस शांग-ची की आत्मा को खींचने की कोशिश करता है, तू अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। मरते हुए वो प्यार और माफी के प्रतीक के रूप में 10 अंगूठियां शांग-ची को सौंप देता है। ये पहली बार होता है जब वो अंगूठियों को नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। अब अंगूठियां शांग-ची के पास हैं और वे अलग तरह से चमकती हैं, सुनहरी, गर्म, संतुलित। वो अपने पिता की ताकत और माँ की करुणा को मिलाकर उस राक्षस को हरा देता है। और हिंसा का वो चक्र जो उसके पिता ने शुरू किया था, आखिरकार टूट जाता है। उसने अपने पिता को अस्वीकार नहीं किया और न ही वो अपने पिता जैसा बना। उसने दोनों की विरासत को मिलाकर कुछ बेहतर बनाया। तो इन सभी स्रोतों से हम क्या सीखते हैं? ये कहानी सिर्फ शक्ति और एक्शन के बारे में नहीं है, ये दुख से उभरने और अपनी विरासत को फिर से परिभाषित करने के बारे में है। शू वेनवू एक क्लासिक दुखद खलनायक था। वो बुराई के लिए बुरा नहीं था, वो अपने प्यार और दुख से प्रेरित था, लेकिन उस पर कभी काबू नहीं पा सका। और शांग-ची ने वो रास्ता नहीं चुना जो उसके लिए बनाया गया था, बल्कि उसने एक बेहतर रास्ता बनाया। उसने दिखाया कि विरासत वो नहीं होती जो हमें मिलती है, बल्कि वो होती है जो हम उससे बनाते हैं। उसने अपने पिता के पापों को धोया, लेकिन उनकी शक्ति को नहीं छोड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, हमें पता चलता है कि ये अंगूठियां सिर्फ हथियार नहीं है, ये बहुत पुरानी है और अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी संकेत भेज रही हैं। और दूसरी तरफ शियालिंग ने 10 रिंग्स संगठन का नेतृत्व संभाल लिया है। हाँ, लेकिन पुरुषों को बाहर निकालकर और महिलाओं को शामिल करके, मतलब वो भी विरासत को अपने तरीके से बदल रही हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी विचार पर छोड़ जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी राक्षसों से नहीं होती, बल्कि हमारे अपने परिवार के अंदर मौजूद अनसुलझे दर्द और अंधेरे से होती है। एक पीढ़ी द्वारा किए गए नुकसान को दोहराना या उसे बदलकर कुछ नया बनाना, शायद इसी चुनाव में असली वीरता छिपी है।